खट्टी मीठी कहानियाँ। नैना की शादी अभी नई नई हुई थी। पहली बार वो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे जगह रहने के लिए जा रही थी। विदाई के वक्त माँ सुषमा और पिताजी राजमोहन ने उसे यही कहा था कि बेटी, एक घर छोड़कर तुम जा रही हो, लेकिन दूसरा घर बसाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने माँ और पिताजी के सम्मान का ख्याल रखना। ससुराल में बबीता जैसी सास पाकर माँ की कमी उसे कभी भी महसूस नहीं होती थी, लेकिन ननद रंजू नैना से हमेशा लड़ती रहती थी। एक दिन भाभी, मैंने कल शाम को आपसे कहा था कि मेरा सूट प्रेस करके रखिए ताकि मैं सुबह उसे पहनकर कॉलेज जा सकूं। पर सूट तो वैसा ही पड़ा है। अगर आपको नहीं करना था तो आप मुझे बता देती, मैं खुद ही सूट प्रेस कर लेती। सॉरी, दरअसल वो क्या है कि कल आपके भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके पैर दबाने लगी और फिर थकी होने के कारण मुझे नींद आ गई। लाइए, मैं अभी झट से प्रेस कर देती हूँ। रहने दीजिए, दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद प्रेस कर लूंगी। जाइए यहाँ से, काम कीजिए। जहाँ आपको दिखाना है वहाँ संस्कारी बहू बनिए। अरे बाबा, गुस्सा थूक दीजिए ना। लाइए, मैं प्रेस कर देती हूँ, आप तब तक जाकर नाश्ता कर लीजिए। मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ हाँ, बहुत काम कर लिया है आपने। अब खाना बनाकर हम पर एहसान कर दिया। अरे, अब सुबह सुबह ननद भाभी किस बात पर ये महाभारत खड़ी कर रही हो? आपकी लाडली बहू को मैंने एक सूट प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन मैडम जी को तो सिर्फ आप लोगों की ही बात माननी है ना। मुझसे तो इनका 36 का आंकड़ा है। अब बताओ, मैं क्या पहनकर कॉलेज जाऊँ? माँ, दरअसल कल रात थकी होने के कारण मुझे नींद आ गई थी। मैं अभी सूट प्रेस कर देती हूँ, पर रंजू सूट नहीं दे रही। अब मैं क्या करूँ? रंजू गुस्से में बिना खाए पिए ही कॉलेज चली जाती है। इधर नैना भी उदास अपने कमरे में जाकर सोती रहती है। बहू, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी रंजू कैसी है। वो शुरू से ही लाडली रही है। उसे लगता है कि तुम उसकी जगह ले रही हो, इसलिए वो तुमसे हमेशा लड़ती रहती है। उसकी बातों का बुरा नहीं मानना बेटी। मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती माँ जी। अब मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, मैं रंजू को ही छोटी बहन मानती हूँ। पर न जाने रंजू कब ये बात समझ पाएगी। इसी तरह नैना के ससुराल में दिन कट रहे थे। रंजू किसी न किसी बात को लेकर नैना से झगड़ती रहती थी। नैना हमेशा शांत रहती थी और कभी भी रंजू की बुराई नहीं करती थी। कभी कभी सास बबीता बहू की तरफ से रंजू को डांट देती थी। इससे रंजू नैना से और चिढ़ने लगती थी। इसी बीच रंजू की शादी ठीक हो जाती है। शादी के 1 महीने से भी कम दिन रह जाते हैं। तैयारी जोरों से चल रही थी। एक दिन ससुर गिरजा प्रसाद हताश घायल घर पहुंचते हैं। अरे, आपको ये क्या हो गया? आपके चेहरे और नाक से खून कैसे निकल रहा है? कहाँ गिर गए आप? कि ये सब कैसे हो गया? अभी अभी तो आप गए थे रंजू के गहने लाने के लिए, तो क्या हो गया? बहू, 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 देखो तुम्हारे पापा जी को क्या हो गया? पापा, अरे पापा, आपको ये चोट कैसे लग गई? कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? रुकिए, मैं अभी डेटॉल लेकर आती हूँ। मरहम पट्टी करनी पड़ेगी।
अरे अभी थोड़ी देर पहले ही रंजू के जेवर गहने लाने के लिए बैंक से पैसा निकालने गए थे, पता नहीं क्या हो गया। ये लीजिए पापा, मैंने अच्छी तरह से डेटॉल से साफ करके मरहम पट्टी कर दी है। एक पेन किलर ले लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। अब आराम कहाँ बेटी, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं बैंक से पैसे लेकर लौट रहा था, ठीक तभी कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़ गए और मुझसे धक्का मुक्की कर पैसों वाला बैग छीन कर भाग गए। पता नहीं अब रंजू की शादी होगी भी या नहीं। आप टेंशन मत लीजिए पापा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। बहू, मेरे रिटायरमेंट के पैसों से मैंने ये फ्लैट लिया था और रंजू के शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे। अब मेरे पास ना पैसे है और ना ही गहने बनाने की हिम्मत। पता नहीं क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा पापा। मेरे पास जो गहने हैं वो आप रंजू को दे दीजिए और मैं अपने बाबूजी से कुछ पैसे मांग लूंगी। लेकिन बेटी, तुम तो जानती हो रंजू कितनी जिद्दी लड़की है, वो तुम्हारे गहने कभी नहीं देगी। माँ, ये गहनों वाली बात सिर्फ मेरे, आपके और पापा जी के बीच रहेगी और किसी को इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। नैना अपना सारा जेवर रंजू की शादी में दे देती है। रंजू की शादी बड़े धूमधाम से एक इंजीनियर के साथ हो जाती है। गहने वाली बात सास, ससुर और बहू के बीच ही रह जाती है। एक साल लगभग बीत जाने के बाद रंजू गर्भवती होकर मायके आई होती है। यहीं पर उसका एक बेटा होता है, जिसके छठी में एक पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें रंजू के ससुराल से भी लोग आए हुए होते हैं। क्या समझन जी, कम से कम पार्टी के दिन तो बहू को गहने पहनवाती। देखो तो चेहरा कैसा सूना सूना सा लग रहा है। अरे आज के दिन अगर गहने जेवर नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी? अभी उसकी शादी हुए 2 साल भी तो पूरे नहीं हुए हैं। वैसी बात नहीं है समझन जी, मेरी बहू को ये ताम झाम दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत ही सादगी से रहने वाली लड़की है। ऐसी सादगी भी किस काम की जो खुशी जाहिर करने के मौके पर खुशी का इजहार ही ना कर सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बहू के बच्चे को देखकर वो खुश नहीं है। अरे समझन जी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मेरी बहू बहुत ही गुणी, सुशील और सहनशील लड़की है। वो कभी किसी की खुशी को देखकर दुखी नहीं हो सकती। आइए खाना खाइए। हाँ माँ जी, चलिए खाना खाइए। माँ की बहू तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो तो माँ की सुपर लेडी है ना, उसकी कोई बुराई माँ सह ही नहीं सकती। बगल में खड़ी नैना ये सब सुन रही थी। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन अपनी सास बबीता का अपने प्रति इतना विश्वास देखकर वो बहुत खुश भी हो रही थी। पार्टी हो जाने के 1 साल बाद ठंडी में रंजू का बच्चा गिरजा प्रसाद के पास जल रहे आग में हाथ डाल देता है, जिसे बचाने के चक्कर में नैना का हाथ भी जल जाता है। तभी रंजू दौड़ी हुई आती है और भाभी, ये क्या कर दिया तुमने मेरे लल्ला को? हे भगवान, क्या किसी को इतना जलन हो सकता है कि वो किसी मासूम बच्चे को मारने की कोशिश करे? छी, आज तुमने दिखा दिया कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। रंजू, अपनी जुबान को लगाम दे। तेरे बच्चे को बचाने के चक्कर में बेचारी खुद घायल हो गई। तुझे दिख नहीं रहा कि उसका हाथ जल गया है? हाथ जला नहीं है माँ, वो तो लल्ला को उल्टा जला रही थी।
मैंने देख लिया तो वो अपना हाथ जलाकर दिखा रही है। तुम नहीं जानती माँ, इसको खुद बच्चा नहीं हुआ, इसी के जलन से वो मेरे बच्चे को मारना चाहती है। रंजो, अब एक लफ्ज भी बहू के लिए निकाली तो मुझसे तेरा रिश्ता खत्म समझो। अरे मूर्ख, अगर ये नहीं होती तो शायद तेरी शादी भी नहीं होती और ये बच्चा भी नहीं होता। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। तुम्हारी शादी के समय तुम्हारे पापा गिरकर घायल नहीं हुए थे। तुम्हारे गहने बनाने के लिए बैंक से इन्होंने जो पैसे निकाले थे उसे बदमाश छीन कर भाग गए थे। उस दिन जो तुम पार्टी में गहने छलका रही थी वो गहने नैना के ही थे। इसीलिए कसम दे रखी थी कि ये बात तुम्हें नहीं बताए। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, इतना बुरा भला कहा, लेकिन तुमने आज तक पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। क्यों भाभी, क्यों तुम इतनी अच्छी हो? मैं तुमसे छोटी थी, तुम उसी समय मुझे एक झापड़ मार देती तो आज मेरे मुंह से ये शब्द तो नहीं निकलते। मैं तुझे कैसे मार सकती थी बहना? तू तो मेरी छोटी बहन है, लाडली है तू मेरी। गली लग जा मेरी बहन। दोनों गले मिलकर खूब रोते हैं। आज सभी के आंखों में खुशी के आंसू थे।